हेलो स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं एसएसटी क्लास 9th का फाइनल एग्जामिनेशन है। ये 2024-25 एनुअल एग्ज़ाम 2024-25 का एग्ज़ाम के लिए एसएसटी का एक पेपर आया हुआ है हमारे पास। एसएसटी का पेपर तो जल्दी से देख लेते हैं इस पेपर को और सॉल्व भी कर लेते हैं। सबसे पहले हम सेक्शन ए कर लेते हैं। 80 मार्क्स का पेपर है, 3 आवर्स का टाइम है इसमें। एनुअल एग्ज़ाम एसएसटी क्लास 9th के लिए। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, हु अमंग द फॉलोइंग sought टू रिफ्यूट द डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्च। तो पूछा है इसमें आपसे, क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन जो है डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्च को फेवर करता है। तो इसका आंसर है लॉक। और डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन का मीनिंग क्या है? द डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एक्चुअल में ये पॉलिटिकल थ्योरी है जो ये बताती है जो मोनार्क होते हैं वो किसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ना वो कोई इलेक्शन से जीतते, बल्कि वो डायरेक्ट ही किंग बन जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को मानते हैं कि गॉड के बाद उनका ही अधिकार है कि वो क्या करें, किसी भी किंगडम पे राज कर सकें। तो जो भी मोनार्क होते हैं, समझ आ गया, जो मोनार्च होते हैं वो ये मानते हैं, उनका ये बिलीव है कि उनका ही राइट है रूल करने में, क्योंकि वो कहाँ से आते हैं, वो गॉड से आते हैं और वो कोई उन्हें पीपल यानी कोई पब्लिक उन्हें चुनती नहीं है, और उनके राज में कोई पार्लियामेंट वगैरह या कोई अथॉरिटी जो होती है वो उसकी बात नहीं मानते। तो इनमें से कौन था जो एब्सोल्यूट राइट था जिसका मोनार्च में? तो उसका आंसर है लॉक। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच द कॉलम। तो आपको एक कॉलम दिए हुए हैं और उनके अकॉर्डिंग आपको मैच करना है। तो इसमें देख लो, पहले 1889। तो 1889 जो है वो कौन सा ईरा माना गया? 1889 माना गया आपका हिटलर ईरा। तो हिटलर वॉज बॉर्न 1889। इसके बाद 1990 इस टाइम पे नाजी पार्टी फॉर्म हुई थी। तो 1919 में 1990 में नाजी पार्टी बनाई गई। 28 फरवरी 1933 को द फायर डिक्री हुआ और 3 मार्च 1933 को इनेबलिंग एक्ट पास हुआ था। कौन सा एक्ट पास हुआ था? इनेबलिंग एक्ट पास हुआ था। तो ये इसकी मैच द फॉलोइंग है, इसके हिसाब से ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन थर्ड है, स्टडी द फिगर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो यहाँ पर एक डायग्राम हमें दिया हुआ है जो हम देख रहे हैं। इस डायग्राम को के हिसाब से हमें आंसर देना है, ठीक है? तो क्वेश्चन में आंसर किसके हिसाब से देना है? डायग्राम के हिसाब से आपको आंसर देना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज बेस्ट सिग्निफाई दिस फिगर। तो इस फिगर के हिसाब से जो बेस्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? तो इसके हिसाब से द बेस्ट ऑप्शन वो है, द वुमेन मार्च द वर्साइल एंड बॉट द किंग बैक विद द टू द पेरिस। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन फोर्थ, इन विच स्टेट हैव द लैंड रिफॉर्म मेजर हेल्प टू रिड्यूस पॉवर्टी। कौन सी ऐसी स्टेट थी जिसमें जब लैंड का रिफॉर्म हुआ? लैंड रिफॉर्म समझते हो ना, कि लैंड रिफॉर्म का मतलब पता है ना क्या होता है? तो हमें पता होना चाहिए कि लैंड रिफॉर्म क्या होता है। तो लैंड रिफॉर्म क्या होता है? ये एक रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है जो गवर्नमेंट करती है। और रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब, जो लैंड पहले सामान्यतः कार को लगता है कि लैंड जो है कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लैंडलेस हैं यानी गरीब हैं। तो सरकार क्या करती है, उन जिनके पास ज़्यादा लैंड है, जो रिच लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड है, उनकी लैंड को ले लेती है, क्योंकि वो चेक करती है कि वो लैंड उन्हीं की है या उन्होंने कब्जा करी हुई है, और फिर उस लैंड को दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट करती है पुअर लोगों में। या आप ऐसे कर सकते हो कि लैंड रिफॉर्म एक ऐसा तरीका है जिसमें वेल्दी और रिच पर्सनों से लैंड को ले लिया जाता है और गरीब लोगों को वो लैंड थोड़ी थोड़ी बांट दी जाती है, और जिसका बेनिफिट ये होता है कि जो गरीब लोग हैं वो अपनी गरीबी से बाहर निकलने में उन्हें हेल्प मिलती है। तो इसे बोलते हैं लैंड रिफॉर्म। तो बोला, इन विच स्टेट हैव दैट लैंड रिफॉर्म मेजर हेल्प टू रिड्यूस पॉवर्टी। किस स्टेट में
लैंड रिफॉर्म हुआ जिसकी हेल्प से गरीबी जो है लोगों की कम हो सकी? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो वेस्ट बंगाल जो है इसका आंसर है कि वेस्ट बंगाल में जो है लैंड रिफॉर्म हुआ, और उस लैंड रिफॉर्म से वैसे तो गरीबी आपको और जगहों पे भी देखने को मिलेगी, पर यहाँ पर वेस्ट बंगाल है। वैसे बिहार भी बहुत गरीब है, मगर ऑप्शन नहीं है यहाँ पे बिहार का, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन आएगा वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ दोबारा से, और जिसमें रिच लोगों से लैंड लेके गरीब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई, ताकि वो अपनी लाइफ को अच्छे से और बेहतर कर सकें और लोग गरीबी से थोड़ा बाहर आने में हेल्प मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन एरिया ऑफ द वर्ल्ड? देखो यहाँ पे बोला एरिया के हिसाब से, कई बार बोला जाएगा पॉपुलेशन के हिसाब से, कई बार बोला जाएगा टेक्नोलॉजी के हिसाब से। याद रखना, कई बार बोला जाएगा लार्जेस्ट कंट्री, अब वो पॉपुलेशन के हिसाब से भी हो सकती है, वो एरिया का मतलब किस कंट्री के पास ज़्यादा लैंड है पूरी दुनिया में, या कई बार टेक्नोलॉजी के हिसाब से हो सकती है, या कोई और भी चीज़ हो सकती है, हथियारों के हिसाब से भी बोला जा सकता है। तो यहाँ पे बोला है एरिया के हिसाब से दुनिया में सबसे ज़्यादा लैंड किसके पास है। बहुत सारे बच्चे चाइना लिख देते हैं, मगर चाइना के पास लैंड नहीं है, चाइना के पास ज़्यादा पॉपुलेशन थी। हालांकि आज इंडिया नंबर 1 पे है पॉपुलेशन में और चाइना नंबर 2 में। ठीक है, टेक्नोलॉजी यूएसए की ज़्यादा है, मगर लैंड सबसे ज़्यादा किसके पास है? रसिया के पास है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगर हम एरिया के हिसाब से, लैंड के हिसाब से बोलें, तो रसिया ही सबसे बड़ी कंट्री है जिसके पास सबसे ज़्यादा लैंड है। क्लियर है, समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, किलिंग ऑन अ लार्ज स्केल ऑफ लीडिंग टू डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ द पीपल इज कॉल्ड? जब बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों को मारा गया, ठीक है, तो उसे क्या बोला गया? देखो, जब बहुत ज़्यादा एक साथ हजारों लोगों को मारा गया, हिटलर ने मारा था बहुत सारे लोगों को एक साथ, ठीक है, उसने क्या करा था? भट्टी में डाल दिया था और उन्हें जला दिया था। तो और काफ़ी सारे जो लोग थे, उसने बहुत सारे लोगों को, जो ज्यूज थे, उनको मार दिया था। तो उस शब्द को क्या बोलते हैं जिसमें बहुत सारे लोगों को, लाखों लोगों को एक साथ जो है सरकार के द्वारा किल करा जाता है? याद रखना, किल करा जाएगा, सुसाइड नहीं, किल्ड कर दिया जाएगा। सरकार खुद इंटेंशनली मारेगी, ये नहीं कि वो बीमारी से मर गए या किसी अर्थक्वेक से मरे या कोई एक्सीडेंटल, नहीं, उनको सरकार या गवर्नमेंट ज़बरदस्ती मारती है। तो उस वर्ड को बोलते हैं जेनोसाइड। तो जेनोसाइडल एक ऐसा वर्ड है जहाँ पे लार्ज स्केल में किसी एक जाति के लोगों को या किसी एक धर्म के लोगों को सरकार प्रेशर से, फोर्सफुली उनको क्या करती है? किल कर देती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, विच इज़ नॉट द साइन ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन? डेमोक्रेटिक इलेक्शन का इनमें से कौन सा साइन नहीं है? तो यहाँ पे जो वो ऑप्शन दिए हैं, एवरी वन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू, ये डेमोक्रेसी का बिल्कुल सही है। डेमोक्रेसी में क्या होता है? हर कोई एक वोट दे सकता है और सबके वोट की सेम वैल्यू है, चाहे वो वोट 18 साल की उम्र का बच्चा हो, चाहे वो 50 या 55 साल या 60 साल का ओल्ड मैन हो, या लेडीज हो, या कोई आप कह सकते हो कि कोई ऐसा व्यक्ति जो हैंडीकैप्ड है, मगर सबके वोट की सेम वैल्यू। दूसरा, पार्टीज एंड कैंडिडेट्स शुड बी फ्री टू कॉन्टेक्ट इलेक्शन एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइस टू द वोटर्स। तो पार्टी और जो कैंडिडेट होते हैं वो इलेक्शन को फ्री करेंगे, मतलब उसमें वो कोई घोलमेल नहीं करेंगे, या ऐसा नहीं कि पैसे या किसी पावर से वो इलेक्शन को अपने फेवर में कर लें। थर्ड है, इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी फ्यू ईयर, ये गलत है। तो ऑप्शन सी गलत है, जो वो सॉरी क्वेश्चन 7 में ऑप्शन सी ठीक है, एवरी रेगुलर, और ऑप्शन डी है, इलेक्शन इनेबल पीपल टू इवेल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ जुडिशरी। तो इसका क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन डी गलत है। ऑप्शन डी गलत है कि इलेक्शन इनेबल पीपल टू इवेल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ जुडिशरी, ये गलत है। तो आपका असर्शन रीजन है, असर्शन रीजन में आपको असर्शन दिया है, अकॉर्डिंग टू द वेरिएशंस इन रिलीफ फीचर नॉर्दर्न प्लेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन। जैसे बोला है नॉर्दर्न प्लेन जो है उसको आपने, जो नॉर्दर्न प्लेन है उसको हमने 4 रीजन में डिवाइड किया हुआ है, तो असर्शन इसका ट्रू है। रीजन है, द रिवर कमिंग फ्रॉम द सदर्न माउंटेन आर इन्वॉल्व इन द डिपोजिशन ऑफ वर्क, रीजन इसका जो है फॉल्स है, इसके कारण ये ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है, रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रोवाइड बिलीफ टू।
तो सबसे पहले तो आपको रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पता होना चाहिए कि क्या होता है रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो देखो बेटा, रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा क्या है, जो बैकवर्ड एरिया है, रिमोट एरिया है, यानी गरीब एरिया जो है, वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनको खाना आसानी से मिल सके। क्योंकि हिली एरियाज़ जो हैं, डेजर्ट वाले एरियाज़ जो है, जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, तो वहाँ पर खाना जो है, उनको खाने की समस्या भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है बेनिफिट प्रोवाइड करता है उन लोगों को जो छोटे एरियाज़ में और बहुत बैकवर्ड एरियाज़ में रहते हैं। और क्या बेनिफिट देता है उन्हें, वो वहाँ पे खाना भी आसानी से एक्सेसिबल कराता है और कुछ इस तरीके के काम जो वो अपने छोटे एरिया से भी कर सकते हैं, जिससे उन्हें माइग्रेशन से भी वो बच जाते हैं। तो क्लियर हो गया। इसलिए इसका रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का जो बेनिफिट है वो रिमोट और बैकवर्ड एरियाज़ को सबसे ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, नेम द 3 कंट्री विद विच सिक्किम शेयर इट्स बाउंड्री। तो सिक्किम आपको पता ही है, तो सिक्किम जो है एक सिटी है, ठीक है, जो सिक्किम जो है वो शेयर अपनी बाउंड्री कौन सी 3 कैपिटल के साथ करता है, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सिक्किम अपनी जो बाउंड्री शेयर करता है वो करता है चाइना, नेपाल और भूटान के साथ करता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। क्लियर है, चाइना, नेपाल और भूटान के साथ सिक्किम अपनी बाउंड्रीज को शेयर करता है। क्वेश्चन नंबर 11, असर्शन रीजन का असर्शन है पीपल हु आर एन एसेट टू कंट्री टर्न इनटू अ लाइबिलिटी। जो लोग कंट्री के लिए एसेट होते हैं वो लाइबिलिटी भी बन जाते हैं कई बार। और दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ अ डिटर्मिनेंटल इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो क्या करती है, वो डिट्रीमेंटल इम्पैक्ट डालती है ओवरऑल ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। तो सबसे पहले तो डिट्रीमेंटल का मतलब क्या है, डिट्रीमेंटल का मतलब है हार्मफुल। क्या है इसका मतलब, हार्मफुल, समझ आया। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगारी होती है वो क्या होती है, वो बड़े ही खराब प्रभाव डालती है कंट्री की इकोनॉमी में। ये आपको रीज़न दिया हुआ है। तो असर्शन और रीज़न है ये। तो इसमें असर्शन और रीज़न जो है दोनों ही ट्रू हैं, क्योंकि हमें पता है जब जो लोग पहले एसेट हैं वो अगर वो लाइबिलिटी बन जाए, एसेट कौन होते हैं, जो कि कंट्री के लिए स्किलफुल लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, मगर उन्हें अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, अच्छा काम नहीं मिलेगा, तो वो एसेट से क्या बन जाएंगे, लाइबिलिटी बन जाएंगे। और अगर वो लाइबिलिटी बन गए, उनकी स्किल आउटडेटेड हो गई है, ठीक है, या वो किसी कारण से काम करने योग्य नहीं है, या वो काम नहीं करना चाहते, लिथार्जिक हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने से क्या होगा, देश की इकोनॉमी की भी खराब होगी। तो ये असर्शन भी ट्रू है, इसका रीज़न भी ट्रू है और एक्सप्लेनेशन भी ट्रू है, इसलिए क्वेश्चन 11 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्लियर है, समझ आ गया। नेक्स्ट है, द नर्मदा एंड तापी आर ओनली लॉन्ग रिवर दैट मेक। तो जो नर्मदा और तापी हैं दोनों लॉन्ग रिवर है, वो क्या बनाती है, वो बनाती है स्टोरीज। क्लियर है, ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्लोगन वॉज गिवन बाई वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन इन 1977। तो जब वेस्ट बंगाल में असेंबली इलेक्शन हुआ था 1977 में, तो वो किस चीज़ के लिए हुआ था, तो वो जो स्लोगन दिया गया था वो किस चीज़ के लिए दिया गया था, वो दिया था लैंड टू टिलर के लिए। वो स्लोगन दिया गया था, किसके लिए दिया गया था, लैंड टू टिलर के लिए वो स्लोगन दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होती है, इंडिया में, वो पूरी दुनिया में। यहाँ पे बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। तो सबसे ज़्यादा जो रेनफॉल होती है मेघालय की एक जगह है जिसका नाम है क्या, मिजोरम। ठीक है, तो ये क्या है, समझ आ गया, मिजोरम है, इसका नाम क्या है, मिजोरम पढ़ते हैं, वैसे हिंदी में पढ़ा होगा आपने, मिजोरम या मिजोरम जैसे भी पढ़ना चाहो वैसे से मिजोरम पढ़ सकते हैं। और ये मेघालय के अंदर जगह है, तो मेघालय के अंदर जगह है मिजोरम, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच स्टेटमेंट डिफाइन सॉवरेनिटी। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है सॉवरेनिटी को डिफाइन करती है। तो फर्स्ट, तो पहले तो हमें सॉवरेनिटी का मतलब पता होना चाहिए। तो सॉवरेनिटी का मतलब है सुप्रीम पावर, यानी पावरफुल होना, सबसे ज़्यादा पावरफुल होना।
तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल होने को डिफाइन करती है? तो नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो है जो स्टेटमेंट है वो क्या है, वो इंडिया को सुप्रीम पावर बनाती है। जैसे कि इंडिया में कोई भी बाहरी देश के लोग या बाहरी देश इंडिया के कानून को चेंज नहीं कर सकता, इंडिया की जुडिशरी को चेंज नहीं कर सकता, इंडिया की पार्लियामेंट को चेंज नहीं कर सकता किसी भी प्रेशर से। तो इंडिया जो है वो क्या है, एक इंडिपेंडेंट कंट्री है जिसकी अपनी पार्लियामेंट है, उनके अपने डिसीजन है, अपनी जुडिशरी है, और कोई भी एक्सटर्नल पावर आके ना उनको चेंज कर सकती ना उनको डिक्टेट कर सकती। तो ये स्टेटमेंट जो है सॉवरेनिटी की लिए करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द बेसिस ऑफ गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? एक गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है कब मानी जाएगी, कि कोई गवर्नमेंट जो है गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कब मानी जाएगी? जब वो गवर्नमेंट जो है अकाउंटेबल हो। तो कोई भी गवर्नमेंट अगर अकाउंटेबल है यानी तभी वो एक गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मानी जाएगी। अकाउंटेबल गवर्नमेंट क्या है, जो बता सके कि उसने अगर कोई भी चेंज करा है, कुछ भी करा है। पहले सबसे पहले तो अकाउंटेबल का मीनिंग पता होना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट कोई भी एक्शन ले रही है तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले, और वो ये बताए कि उसने कोई भी एक्शन लिया है तो वो एक्शन क्यों लिया है, और उसके लिए उस एक्शन के लिए वो एक सेटिस्फाई रीज़न दे सके। आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हुए, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 17 हटाया, 35A हटा। तो वो हटाया तो सरकार ने ये भी बताया कि हमने इन आर्टिकल्स को क्यों चेंज करा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने ये चेंजेस क्यों करें, और उसके लिए पब्लिक को रीज़न भी दिए, जिन रीज़नों को पब्लिक ने क्या करा, एक्सेप्ट करा। तो ये अकाउंटेबिलिटी है। अगर सरकार क्या करे, अपनी मर्जी से कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दे और पब्लिक को वो कॉन्स्टिट्यूशन समझ नहीं आ रहा है और उनके लिए वो सरकार क्या करे, ज़बरदस्ती करे, तो वो सरकार नॉन अकाउंटेबल सरकार होगी। मगर अगर कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो उसमें क्या होगा, उसमें जो अपोजिशन में लोग हैं वो भी और जो पावर में लोग हैं दोनों ही की राय ली जाएगी जब भी कोई भी बड़े चेंजेस करे जाएंगे। उसी गवर्नमेंट को हम अकाउंटेबल गवर्नमेंट मानते हैं। तो गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, वो एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, पीपल फ्रॉम विच कंट्री कॉल देमसेल्फ अ पार्ट ऑफ द रेनबो नेशन? कौन सी कंट्री के लोग जो हैं अपने आप को मानते हैं कि वो रेनबो नेशन के पार्ट हैं? तो साउथ अफ्रीका के जो लोग हैं वो अपने आप को रेनबो नेशन का पार्ट मानते हैं। तो याद रखना, तो साउथ अफ्रीका एक ऐसी कंट्री है जहाँ के लोग अपने आप को रेनबो नेशन का पार्ट मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, फूड सिक्योरिटी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फैक्टर? तो जो फूड सिक्योरिटी है वो कॉम्बिनेशन है कई फैक्टर का, और वो कौन से फैक्टर्स हैं? तो वो फैक्टर है एसेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। तो जो हम कैसे फूड सिक्योरिटी को कह सकते हैं कि बिल्कुल ठीक है, फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि देश में रहने वाला कोई भी नागरिक भूखा ना रहे, सबको इतना खाना मिल सके कि वो रात को जब सोएं, यानी कहने का मतलब है कि वो उनको जो खाना है पेट भर के मिल सके, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है। तो ये कब होगा, जब खाना एसेसिबिलिटी होगी, खाने की एसेसिबिलिटी यानी खाना हर जगह मिल जाएगा, दूर जो अर्बन एरिया रिमोट एरिया वहाँ पे भी खाना मिल सके, हर जगह पे अवेलेबल हो, और खाना थोड़ा सस्ता खाना हो ताकि हर कोई गरीब से गरीब व्यक्ति भी उसे खरीद सके। अगर ये तीनों चीज़ें तभी हम बोल सकते हैं कि फूड सिक्योरिटी है। क्लियर हो गया? तो फूड सिक्योरिटी क्या है, कॉम्बिनेशन किसका है, एसेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी का। ठीक है, कॉम्बिनेशन को ही हम फूड सिक्योरिटी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इन विच ईयर मनरेगा एक्ट वॉज ग्रांटेड? कौन से साल में मनरेगा एक्ट को लागू किया गया? ये आपको पता है, कांग्रेस सरकार ने मनरेगा एक्ट को लागू किया था, और कांग्रेस सरकार ने 2005 में मनरेगा एक्ट लागू किया था। मनरेगा एक्ट का मतलब क्या है और क्या होता है ये एक्ट? मनरेगा एक्ट है, ये 2005 में पास किया गया था। इस एक्ट के मतलब क्या है, जो रूरल छोटे एरियाज में भी लोग हैं ना, उन्हें मिनिमम 100 डेज तक सरकार काम देगी। अगर काम नहीं भी देगी ना तो 100 डेज तक उन्हें पेमेंट देगी, पेड करेगी। तो अगर सरकार के पास कोई रोजगार नहीं भी है तो जो रूरल एरियाज में लोग रहते हैं उन्हें 100 डेज तक सरकार क्या करेगी, पैसे देती रहेगी, ताकि 100 डेज तक उन्हें जो है सैलरी मिलेगी
और कुछ ना कुछ उन्हें सरकार काम भी देगी ताकि वो बाद में कैपेबल हो और फिर अपना कोई काम ढूंढ पाएँ। तो इसको बोला गया मनरेगा। इससे क्या होगा कि उनको जीवन को जीने में आसानी रहेगी और बाद में वो अपने लिए जो है कुछ ना कुछ काम ढूंढ पाएंगे। तो कह सकते हो इनिशियली ये सरकार के द्वारा अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने का एक तरीका था, स्पेशली रिमोट और रूरल एरियाज में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20, द मूवमेंट ऑफ द पीपल फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया इन सर्च ऑफ वर्क। जो लोग मूवमेंट करते हैं यानी जाते हैं रूरल एरिया से अर्बन एरिया में, यानी रूरल यानी गांव के एरिया से, विलेज से, अर्बन एरिया यानी शहरी एरिया में जाते हैं नौकरी की तलाश में, काम की तलाश में, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे माइग्रेशन बोलते हैं। या ये माइग्रेशन शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है और कई बार परमानेंट भी होता है, क्योंकि लोग नौकरियों की तलाश में, काम की तलाश में क्या करते हैं, गांव से शहरों की तरफ जाते हैं। क्यों? क्योंकि शहरों में काम करने मिलने की संभावना ज़्यादा होती है, वहाँ पे जो है सैलरी भी ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो हमने सेक्शन ए कर लिया है। सेक्शन बी सी डी के लिए आप चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप सेक्शन बी सी डी के सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। हम कर रहे हैं एसएसटी का, ये एनुअल एग्ज़ाम का पेपर है बेटा, करंट ईयर 2025 का पेपर है, क्लास 9th का, याद रखना 2025 का। तो सबसे पहले आपको पेपर मिला है तो आप इसका एडवांटेज उठा सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, बहुत से स्कूलों के लिए ये उपयोगी रहेगा। बाकी ये सीबीएसई का पेपर है, इम्पोर्टेंट है, क्लास 9th एसएसटी के लिए। सेक्शन बी सी डी के लिए चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएं और वहाँ से आप इनके और भी सॉल्यूशन जो 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं केस स्टडीज़ हैं उनको भी देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगे तो वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और सब्जेक्टों के जो क्वेश्चन पेपर हमारे पास आ रहे हैं हमारे सोर्सेज के द्वारा स्कूल्स के, उन स्कूल्स के पेपर्स को हम आपके लिए बना के आपका जो एनुअल एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन आप कर सकें। लाइक करें वीडियोस को, चैनल को सपोर्ट करें।